हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 14 फॉर एसबीआई पीओ मेंस। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पार्ट नंबर 13 का लिंक मैंने आपको आई बटन पे प्रोवाइड किया है। आप इस लिंक पे जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में जो है पिन कमेंट देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2034। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रिसेंटली अनाउंस किया गया है जो सऊदी अरेबिया है ये होस्ट करेगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, जो आपका 25th एडिशन होगा, ठीक है। इट विल बी योर 25th एडिशन एंड इट इज योर होस्ट, इट विल बी होस्ट बाय द सऊदी अरेबिया। ये क्लियर है। और फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया जो है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 23rd एडिशन की, 23rd एडिशन जो 2026 में आपका होगा, इसे कौन होस्ट करेगा? इट विल बी को होस्टेड बाय द मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये तीनों आपके जो हैं को होस्ट होंगे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के। एंड इसमें 48 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। साथ में ही अगर बात की जाए फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की, तो इसे कौन होस्ट करेगा? ब्राजील इसे होस्ट करेगा। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं फीफा की। फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गियानी इन्फेंटियो। हेडक्वार्टर लोकेटेड है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में और स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे 24th एडिशन की। अभी हमने 2027 का विमेंस वर्ल्ड कप की बात की, 23rd एडिशन की बात की, 25th एडिशन की बात की फीफा के। नाउ अब 24th एडिशन की बात करते हैं। 24th एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का 2030 में होगा आपका, और इसे 3 कंट्रीज होस्ट करेंगी, स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को, ठीक है। 2 आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक आपकी अफ्रीकन कंट्री है। ये तीनों मिलकर इसे होस्ट करेंगे। साथ में ही 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी 100th एनिवर्सरी होगी। और इस ओकेजन पे अर्जेंटीना, प्रेगियो और यूग्रे जो है ये तीनों एक एक मैच होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप का, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ही आपको नोट करना है इसकी शुरुआत जो है फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी आपकी 1930 में, और यूग्रे में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और इसी ओकेजन की वजह से, इसकी 100th एनिवर्सरी की वजह से यहाँ पे ये तीनों जो है एक एक मैच होस्ट करने वाले हैं 2030 वर्ल्ड कप का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च बाय द Startup Policy Forum in collaboration with India AI Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology to showcase how Indian startups are using artificial intelligence, that is AI, to address industry challenges and create impact. तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने एंड इंडिया एआई मिशन ने, इन दोनों ने कोलैबोरेशन में लॉन्च की है पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है इंडिया एआई इन एक्शन, ठीक है। इस पॉडकास्ट सीरीज को इन्होंने लॉन्च किया है किस चीज के लिए? कि ये शोकेस कर सके कैसे इंडियन स्टार्टअप यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस है, बेसिकली जो हमें दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एंड उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए ये पॉडकास्ट सीरीज आपकी लाई जा रही है। जिसमें जो पहला सीजन इसका जो आपका होगा पॉडकास्ट सीरीज का, जिसमें हर्षल माथुर, विवेक राघवन, आपके संकेत शाह, अंशुल खंडेलवाल जैसे जो आपके शख्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, वो इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च अहेड ऑफ अ एआई इम्पैक्ट समिट जो आपकी नेक्स्ट ईयर होगी फरवरी 2026 में। और कहाँ पे आपकी होगी? न्यू दिल्ली, दिल्ली में आपकी कंडक्ट की जाएगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट हैज इशूड द रिवाइज्ड National Action Plan for Glanders to strengthen the surveillance, prevention, control and eradication of disease in equines. Equines आपके होते हैं जैसे हॉर्सेस हो गए, डंकीज हो गए, तो इन एनिमल्स को इक्विनेंस बोलते हैं, ठीक है। इनमें ग्लैंडर नाम की जो बीमारी है वो पाई जाती है और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज किया गया है, ठीक है। किसने रिवाइज किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड टेयरिंग द्वारा इसको रिवाइज किया गया है, ठीक है। अब ये इसका मेन एम क्या है कि जो आपकी नेशनल एक्शन प्लान है इसको रिवाइज करने का मेन एम क्या है कि हम कैसे प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, इरेडिकेट करें ग्लैंडर्स को इंडिया में, ठीक है। ग्लैंडर्स जो है ये आपका बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? बुरखोल्टीरिया मैली बैक्टीरिया जो है इससे ग्लैंडर डिजीज आपकी होती है। किसमें होती है? हॉर्सेस में, डंकीज में यह देखी जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अब जो नेशनल एक्शन प्लान आपका रिवाइज किया गया है, इनिशियली कब लॉन्च किया गया था इसको?
आपका 2019 में ये लॉन्च किया गया था, 26 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे रिवाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ठीक है, क्या क्या रिवीजन हुए देखते हैं। जैसे इन्फेक्टेड जोन की बात करें तो ये पहले आपका 5 किलोमीटर का होता था, ठीक है, अब इसे कम करके 2 किलोमीटर का कर दिया गया है। ऐसे ही सर्विलेंस एरिया आपका 5 से 25 किलोमीटर का होता था, उसे अब घटा के 2 से 10 किलोमीटर कर दिया गया है। मूवमेंट एंड टेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी पहले 25 किलोमीटर के दायरे में होती थी, अब ये 10 किलोमीटर कर दी गई है। मतलब कि जो एरिया आपका है वो छोटा कर दिया गया है। ठीक है, देन यहाँ पे सर्विलियंस मेजर्स जो हैं वो आपके देखते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो आपकी मैंडेटरी की गई है, ठीक है, एनिमल्स की एंडेमिक रीजन्स में और हाई रिस्क एरियाज में। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, टू यूज अ एडवांस लैब डायग्नोस्टिक। ठीक है, देन आपकी जो क्वारंटीन है मूवमेंट रूल्स हैं उनको थोड़ा आपका जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमारे जो एनिमल्स हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स में घोड़ों की जो दौड़ होती है, राइट, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं घोड़े, ठीक है, या रिलीजियस यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे फेयर्स या रिलीजियस यात्रा में इनको यूज किया जा रहा है, इन दैट केस मैंडेटरी हेल्थ सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे देना होगा अगर ये वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज चेंजेस की गई हैं ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, वेटनरी यूनिवर्सिटीज, आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स इसे जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका जो देखने का काम होगा, ओवरसी करने का क्या काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग करेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जाएगी वेटरन्स को, पैरा वेटरन्स को एंड फील्ड स्टाफ को। और फोकस एरिया आपका डिजीज डिटेक्शन होगा, बायोसेफ्टी होगा एंड रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, साथ में ही ये अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेबोरेटरी सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन यहाँ पे की जाएगी आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस के साथ, जो हिसार हरियाणा में लोकेटेड है, फॉर एडवांस डायग्नोस्टिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन फैसिलिटीज was inaugurated by the Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat CM भूपेंद्र पटेल। तो इनमें से आपकी कौन सी जगह है जहां पे ये ओसेट पायलट लाइन फैसिलिटी आपका इनॉग्रेट की गई है, विच इज डेवलप्ड बाय दी सीजी पावर। तो इट इज इनॉग्रेटेड एट सानंद गुजरात। ठीक है, कौन सी सिटी में है, सानंद गुजरात में ये आपका इनॉग्रेट किया गया है। एंड these facilities support semiconductor design, manufacturing and downstream capabilities under इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, अब जो ये सीजी सेमी ओसेट फैसिलिटी है, ठीक है, मतलब सीजी सेमी जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका सीजी पावर का, ठीक है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड का, एंड रीनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन फ्रॉम जापान एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम थाईलैंड। तो इन कंपनीज का ये आपका जो है जॉइंट वेंचर है। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमने बात की कि ये फैसिलिटी जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है। अब इस फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ओवर 7,600 करोड़ का फॉर द ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों के लिए, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन दोनों का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैसिलिटीज हैं बेसिकली। एक जीवन फैसिलिटी है जिसकी कैपेसिटी है 0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे की। ठीक है, और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होएगा 2026 में। ठीक है, वहीं पे दूसरी वाली फैसिलिटी आती है आपकी G2 नाम से, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड इसकी प्लांट कैपेसिटी आपकी रहेगी 14.5 मिलियन यूनिट्स पर डे की बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है, अब ये दोनों जो फैसिलिटीज हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, 5,000 प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रही हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड Mill Medicon 2025 International Conference on Physical and Mental Trauma in Military Settings held at Manekshaw Center in New Delhi। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था? ठीक है, तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय दी संजय सेठ। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो हैं उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आपका इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, it is organized by the Directorate General of Medical Services
टू कॉमरेट 100th एनिवर्सरी ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, और इसमें 15 फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड साइन अ अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू इंप्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है, इस बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करे, ये इम्प्लीमेंट करे इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आईसीआईसीआई बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है इसका चौरासी फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में, और इसी तरीके का एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो आपके हरियाणा में NH44 पे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव्ड 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अभी 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा प्रपोज किए हुए प्रोजेक्ट हैं, उनको अप्रूवल दिया है, हरी झंडी दी है, और इन प्रोजेक्ट्स का जो टोटल अमाउंट है आपका वो है 12,328 करोड़ का, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और एक एक करके अब इन प्रोजेक्ट्स को भी देखते हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका है रेलवे रूट 1 का, फ्रॉम सिकंदराबाद टू वाड़ी, ठीक है, एंड इसका टोटल लेंथ आपका रहेगा 173 किलोमीटर्स का, आउटले कितना है 5,1200 करोड़ का, एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय दी 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों में कंप्लीट किया जाएगा। देन दूसरा आता है रेलवे रूट 2 भागलपुर टू जमालपुर, ठीक है, इसकी लेंथ है 53 किलोमीटर्स की, कॉस्ट रहेगी 1,156 करोड़ की, एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन दी 3 ईयर। नेक्स्ट आता है रेलवे रूट 3 का, ये थर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें आपका इंक्लूडेड है डबलिंग ऑफ फॉरकेटिंग न्यू तिनसुकिया रेल रूट इन असम, एंड इसकी लेंथ है 194 किलोमीटर की, एंड इसका कॉस्ट रहेगा आपका 3,634 करोड़ का, एंड इट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ 4 ईयर, ओके। नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसे एक आपका प्रोजेक्ट है जो अप्रूव किया गया है रेल लाइन कच्छ का, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा देशालपुर टू हाजीपुर टू लूना, एंड नेक्स्ट आता है आपका वेयोर टू लखपत रूट, एंड इस यहाँ पे जो ये 2 रूट आपके हैं, ठीक है, जो लाइन है इनकी लेंथ कितनी रहेगी, पहली वाली की है 145 किलोमीटर्स और दूसरी की है 164 किलोमीटर्स, और इसका टोटल आउटले रहेगा आपका 2,526 करोड़ का, ठीक है, कंप्लीट होएगा आपका 3 सालों में। इसके अलावा जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, और यहाँ पे सबमिट किया गया है इंडिया का बिड किस चीज के रिगार्डिंग, होस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम को। रिसेंटली इंडिया और नाइजीरिया जो है, इन दोनों ने यहाँ पे जो है आपका अप्रूवल दिया है, ठीक है, जो सबमिट किया गया है फॉर होस्टिंग दी कॉमनवेल्थ गेम। अगर इंडिया को यहाँ पे बिड मिलती है तो आपका अहमदाबाद गुजरात में जो है कैबिनेट द्वारा सेलेक्ट की गई है सिटी कि यहाँ पे आपके कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की। तो पहला एडिशन 1930 में इसका हुआ था हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2010 में पहला एडिशन आपका होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, और अभी 2026 का जो मतलब पास में ही हमारा एडिशन है 23rd एडिशन, ये कहाँ पे होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये होगा आपका 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में। फाइन। Next is, which among the following company or companies successfully launched satellites on board SpaceX Falcon 9 rocket under the National Advanced Optical System, that is NAOS mission from वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है या कंपनीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की हैं? तो इट इज ध्रुव स्पेस एंड पिक्सल स्पेस, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। पिक्सल स्पेस ने 3 नए फायरफ्लाई सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए थे, ठीक है। दूसरा ध्रुव स्पेस जो है, इन्होंने अपना लीप 01 जो आपका सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का एकुला टेक नेक्सस 01 मिशन शामिल था, एंड
आपका हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर ओवर द रेनबो दैट इज OTR-2 यहाँ पे जो है 2 पेलोड गए थे आपके लीप 1 मिशन के साथ, ठीक है, लीप 01 सैटेलाइट के साथ। ओके, नाउ यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं पिक्सल स्पेस की। ठीक है, पिक्सल स्पेस इंडिया जो है इसके CEO हैं अवैस अहमद, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में, और 2019 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे ध्रुव स्पेस की बात करें, इसके करंट CEO है संजय श्रीकांत नेकांती, हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और 2012 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज विच एयरलाइन रिसेंटली बिकम द 4th इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA जो है ये आपका एक एयरलाइन ट्रेड एसोसिएशन है जिसका पार्ट अभी रिसेंटली बना है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आपका 4th एयरलाइन है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पार्ट बना है। एंड इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो एंड स्पाइस जेट इसके पास पार्ट आपके रह चुके हैं। ठीक है, now next question is India signed an MOU with which country to enhance technical cooperation in agriculture and allied sectors। तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली इंडिया के साथ जो है आपका MOU साइन किया है? ठीक है, तो इट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भूटान ने ये अग्रीमेंट साइन किया है आपका एग्रीकल्चरल। ठीक है, मतलब जो ये MOU है ये बेसिकली आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए साइन किया गया है। ये फोकस करेगा एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन में, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट में। तो ये इसके फोकस एरिया आपके रहेंगे। ठीक है, इंडिया की तरफ से देवेश चतुर्वेदी जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था एंड भूटान की तरफ से थिनले नामग्ले जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के। ठीक है, नेक्स्ट इज PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी ओंता सिमारिया ब्रिज प्रोजेक्ट ऑन द नेशनल हाईवे 31 इन गया बिहार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज? तो रिसेंटली PM मोदी जी का आपका विजिट था बिहार में। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है कि इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इस ब्रिज को और इसका लेंथ है 8.15 किलोमीटर का। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है इट इंक्लूड्स 1.86 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज जो आपका बनाया गया है गंगा रिवर पे एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 1870 करोड़। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एंड सीवरेज नेटवर्क का एट दी दौद नगर इन औरंगाबाद एंड जेहानाबाद। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क्स आपका जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बराहिया एंड लखीसराय में एंड दी जामुई। ठीक है, इन 3 जगह पे। इसी के साथ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था औरंगाबाद एंड बोध गया और जिहानाबाद में अंडर दी अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 के तहत। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था 4 लेन बख्तियारपुर टू मोकामा सेक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे 31 वर्थ जो आपका बना है वर्थ अराउंड 1900 करोड़ में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया है 660 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्लांट का इन गया। देन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवरेज नेटवर्क इन दी मुंगर। ठीक है, जो आपका 520 करोड़ में की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने 2 ट्रेन जो थी उनको फ्लैग ऑफ किया था, अमृत भारत एक्सप्रेस बिटवीन गया एंड दिल्ली एंड दूसरी आपकी है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन बिटवीन वैशाली एंड कोदरमा इन झारखंड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है कि रिसेंटली PM मोदी जी का विजिट हुआ था वेस्ट बंगाल में, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट है। जैसे इन्होंने इनॉग्रेट किया था नवपारा जय हिंद बीमान बंदर मेट्रो सर्विसेज इन कोलकाता। फिर इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किए थे 2 मेट्रो सर्विसेज, न्यू मेट्रो सर्विसेज, जैसे एक आपकी है सिलदहा टू एस प्लांदे मेट्रो सर्विसेज एंड दूसरी है बेलेघाटा टू हेमांता मुखोपाध्याय मेट्रो सर्विसेज। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का नेशनल हाईवे 12 पे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया का जो आपका मेट्रो नेटवर्क है वो अब 1000 किलोमीटर से पार चला गया है। 2014 की बात करें तो ये आपका 250 किलोमीटर था, नाउ इट इज ओवर 1000 किलोमीटर, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बन जाता है। ऐसा इन्होंने हाईलाइट यहाँ पे किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 टू असिस्ट डैश इन अ एक्सेसिंग हायर एजुकेशन। तो इनमें से कौन से आपके स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये स्कीम लाई गई है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम लाई गई है कि वो बच्चे आपके हायर एजुकेशन को इजीली एक्सेस कर पाए या उनको सुविधा मिल पाए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, दैट इज EWS के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे जो EWS कैटेगरी में आते हैं, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये आपका स्कीम लाया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब जो ये स्कीम है इसमें भी दो टाइप है, एक तो जनरल स्कॉलरशिप है जो स्कॉलरशिप पूरे कोर्स के दौरान इनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। एंड सेकंड वाली आपकी है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, जहां पे 2 साल के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? नाउ डिटेल में देखते हैं। जनरल स्कॉलरशिप की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है, जो स्टूडेंट आपके जैसे जिसने 10+2 अभी रिसेंटली क्लियर करी है, ठीक है, पास की है, और वो बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, मतलब उन्होंने आगे परस्यू करना है अपना हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन करनी है, इंटीग्रेटेड करना है या वोकेशनल कोर्स करने हैं, तो ये सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में ही कंडीशन रखी गई है, इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ये चीज़ मेंशन की गई है। एंड तीसरी कंडीशन क्या है कि जो एनुअल फैमिली इनकम है, टोटल एनुअल फैमिली इनकम, ये 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है अप टू ₹4 लाख, अगर जो फैमिली की ब्रेड ओनर जो है वो अगर लेडी है, ठीक है, लेडी ऐसी जो अनमैरिड है या विडो है या सिंगल मदर है, तो उनके लिए छूट यहाँ पे रखी गई है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका बात करेंगे स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है। अगर मेडिकल कोर्स परस्यू कर रहा है बच्चा तो 40,000 पर एनुअम यहाँ पे जो है आपकी स्कॉलरशिप रखी गई है। कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, MBBS, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, देन बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये सारे इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। देन बात करें इंजीनियरिंग कोर्स की तो 30,000 पर एनम जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, सारे ही केसेस में 2 इंस्टॉलमेंट में ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। Then eligible courses for engineering, bachelors of engineering, bachelors of technology, bachelors of architect, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है किसी और फील्ड में तो उसे 20,000 पर एनम का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी फील्ड जो रखी गई है वो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स, वोकेशनल कोर्सेज, ये सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इवन ITI भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपकी जो स्कॉलरशिप है सेकंड वाली, इट इज स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, 2 साल के लिए ये है। इसमें जो कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट जो है, उसने 10th पास करी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है, और इसमें भी एक परसेंटेज का क्राइटेरिया है 60% का, ठीक है, क्लास 10th पास होनी चाहिए और 60% यहाँ पे जो है इनका परसेंटेज होना चाहिए। एंड लास्ट वाला कंडीशन अगेन सेम है कि 2.5 लाख तक का इनका फैमिली इनकम होना चाहिए, एंड 4 लाख का रिलैक्सेशन जो भी अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है इस वाले केस में, 15,000 पर एनम की स्कॉलरशिप यहाँ पे रखी गई है। जो भी सेलेक्टेड गर्ल होगी उसे आफ्टर क्लास 10th या अगर 10+2 के बाद बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो पार्ट टाइम जो है अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है किसी और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। बट एक कंडीशन है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इनको जो है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, अगर गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप मिल रही है तब ये एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ में ही जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी एलिजिबल नहीं होगा। फाइन। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, LIC की वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन इनको फिल करना होगा कैंडिडेट को, और वहाँ पे जो भी फॉर्म आपका आएगा उसे फिल करके सबमिट करना होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी बच्चों के जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके बेसिस पे, ठीक है, और उनको देन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, रेगुलर स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो इनमें जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी।
ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज भी यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इवन एक और आपका कंडीशन है, अगर मेल और फीमेल दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों की क्राइटेरिया सेम है, इन दैट केस फीमेल को यहाँ पे जो है प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, next is recently in December the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the establishment of how many new Navodaya Vidyalayas in the uncovered district of a country under Navodaya Vidyalaya scheme। तो नवोदय विद्यालय स्कीम के अंडर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 28 नए नवोदय विद्यालय को यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात की है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और टोटल एस्टिमेशन जो इसके लिए दिया गया है, टोटल कॉस्ट जो बताया गया है, इट इज ₹2359.82 करोड़ एंड इसका टाइम स्पैन आपका रहेगा 5 साल का। 2024-25 से लेके 2028-29 तक इसका टेन्योर रहेगा। और कौन कौन से स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये स्टैब्लिश किया जाएगा। देन आपके असम में 6 होंगे, मणिपुर में 3, कर्नाटका में 1, महाराष्ट्र में 1, वेस्ट बंगाल में 2 और तेलंगाना में 7 होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन फॉर द कस्टमर एंगेजमेंट। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, विच इज मतलब पहली बार ये आपका यहाँ पे देखने को मिला है, फर्स्ट AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार। इनके ब्रांड एम्बेसडर का जो है अमिताभ बच्चन जी। कौन सा बैंक है ये, इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी हमने पढ़ लिया, अमिताभ बच्चन जी हैं और इन्होंने AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है और ये ऐसा करने वाला पहला बैंक बना है। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे ये जो होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइस है, इससे जो आपके कस्टमर हैं ये की सर्विसेज जैसे जीरो फी बैंकिंग के बारे में जान सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नाउ IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO इसके हैं बी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिसेफ डे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 दिसंबर को और 11 दिसंबर 1946 को बेसिकली क्रिएट किया गया था यूनिसेफ डे और इसी वजह से 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका यूनिसेफ डे। ठीक है, इस बार जो है 77th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी इसकी 2024 में और इसका थीम क्या था, लिसन टू द फ्यूचर। ये इसका 2024 का थीम था। नाउ 1946 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन जो है वो आपका रेजोल्यूशन किस चीज़ का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे हम ऑब्जर्व करेंगे। और इनिशियली यूनिसेफ का जो नाम है मतलब फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हुआ करती थी और इसको 1953 में रीनेम किया गया था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कब इसको रीनेम किया गया था। साथ में ही यूनिसेफ के काम के लिए, इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1965 में। और ये भी नोट करना है 2016 में यूनिसेफ ने एक लाइन थी फॉर एवरी चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो इसको अडॉप्ट किया था इनके लोगों में और एज अ ब्रांड स्ट्रैटेजी इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2016 में किया गया था। इसके अलावा आपको कुछ की पॉइंट नोट करने हैं, जैसे 11 दिसंबर को यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, द राइट स्टार्ट इन लाइफ ग्लोबल लेवल एंड ट्रेंड्स इन बर्थ रजिस्ट्रेशन 2024। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डेकेड में साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट जो है वो देखने को मिला है, जो लगभग आपका 76% हुआ है 2024 में। अगर हम इसे कंपेयर करें 2008 में तो 2008 का डेटा हमें बताता है 39% का और अभी इंक्रीज होकर 76% हो गया है। और ज़्यादातर हमें जो प्रोग्रेस देखने को मिली है साउथ एशिया की कंट्रीज़ में ये देखी गई है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में, जहाँ पे सबसे अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है। इसके अलावा मतलब इतनी ग्रोथ होने के बावजूद लगभग आपके 42 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अंडर द एज ऑफ 5 जिनको अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है इन दी साउथ एशिया, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही अगर बात की जाए 2023 की तो 2023 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूनिसेफ को किसने दिया है, ये दिया गया है USA के द्वारा, विच इज़
$1,402 million, followed by Germany which is $746 million, एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसने $591 million की फंडिंग यूनिसेफ को प्रोवाइड की है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन एमरसन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1946 में, अभी हमने पढ़ा, और मेंबर कंट्रीज इसके आपके हैं 190, और टैगलाइन क्या है? यूनाइट फॉर चिल्ड्रन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च दी BOB DG उद्यम प्लेटफॉर्म, अ कोलेटरल फ्री डिजिटल लेंडिंग स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक BOB DG उद्यम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें कोलेटरल फ्री लोन जो है वो मिल सकेगा। किससे मिल सकेगा? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि लोन अमाउंट रेंज क्या है? तो यहाँ पे 10 लाख से 50 लाख तक का लोन जो है वो आपको मिल सकता है, वो आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिल सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। जो स्कीम है ये कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन जो है प्रोवाइड करती है थ्रू कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में आपकी है, और 1 साल के लिए ये लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द सेंट्रल गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब जो ये लोन है ये डिजिटली आप जो है प्रोसेसिंग इसकी कर सकते हो, विद इन अ मिनट ये आपको सेंक्शन किया जाएगा। साथ में ही जो फाइनल लोन अप्रूवल है ये आपका होगा तेजस लोन ओरिजिनेशन एंड प्रोसेस सिस्टम के थ्रू, जो BOB का आपका एंड टू एंड डिजिटल लोन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, इससे फाइनल लोन अप्रूवल आपका होगा। फाइन, नेक्स्ट इज which state has become the first state in India to become robotics education mandatory for all classes for all class 10th students। तो 10वीं के बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है रोबोटिक्स एजुकेशन। कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? इट इज योर केरला, ठीक है। केरला ने मैंडेटरी किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखना है। अब इस इनिशिएटिव से ओवर 4.3 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे इंप्लीमेंट करेगी? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन इसे आपका इंप्लीमेंट करेगी। एंड ये यहाँ पे 29,000 रोबोटिक किट्स जो है एंड ये ट्रेनिंग यहाँ पे जो है प्रोवाइड करेंगे 10,000 टीचर्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट साइन एन MOU विद द टेक भारत फाउंडेशन to establish India's first AI Artificial Intelligence Center of Excellence in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, इसने MOU साइन किया है टेक भारत फाउंडेशन के साथ, ताकि ये स्टैब्लिश कर पाए इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि आपके AI टूल्स की मदद से, ठीक है, को क्रिएट करना AI टूल्स जो बेसिकली एनहांस करेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको और एनहांस करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंट एंड यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इसका मेन एम ये है कि यूज़र फ्रेंडली उसको बनाया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे AI फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। 120 डेज का AI फेलोशिप प्रोग्राम ये आपका है, ठीक है, जिसमें ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने महारत हासिल की है आपकी पाइथन मशीन लर्निंग में, उनको यहाँ पे जो है उन इंडिविजुअल को, स्किल्ड इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे मंथली स्टाइफन 25,000 का दिया जाएगा, साथ में रेंटल अकोमोडेशन, मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द DRDO has delivered Signal Star naval flare system to the Indian Navy. The system is developed by which among the following DRDO lab? तो DRDO ने हैंड ओवर किया है सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर सिस्टम को। ये सिस्टम आपका यूज किया जाएगा कलवरी क्लास की सबमरीन्स में, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन काम ये है कि ये दुश्मन की जो सबमरीन है उनको, बेसिकली दुश्मनों को हम धोखा दे पाएंगे और एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारी सबमरीन की होगी वो जो है लोकेट नहीं कर पाएंगे, वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा? हमारी जो सबमरीन होगी, इस सिस्टम का यूज करके हमारी जो सबमरीन होगी वो रेड एंड व्हाइट कलर की लाइट्स जो है वो आपका इमिट करेंगी, जो एक डिकॉय हीट और साउंड सिग्नल जो है वो जनरेट करेगी, ताकि जो एनिमीज के जो टॉर्पीडोज हैं वो कंफ्यूज हो जाए और
हमारी जो सबमरीन है वो सेफ रह पाए। ठीक है, तो बेसिकली एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए ये सिस्टम जो है हम यूज करेंगे। ओके, अब डेवलप किसने किया है? तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो आपकी डीआरडीओ की है, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, टू एनहांस द इंडियाज अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज फॉर कलवरी क्लास सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी। ओके, now next question है, India will be making its debut in the Pickleball World Cup in 2025. Where is the Pickleball World Cup 2025 scheduled to be held? तो आपका जो पिकलबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है और ये वर्ल्ड कप आपका फ्लोरिडा यूएसए में होना है। कब स्टार्ट होगा? ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा आपका। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट की थी इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन ने, जिसके प्रेसिडेंट है सूर्यवीर सिंह भुल्लर और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 67 रमन मगस्य अवार्ड? तो ये अवार्ड आपका 7 नवंबर को दिया जाना है और इसमें इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इसको इस बार सेलेक्ट किया गया है 67 रमन मगस्य अवार्ड के लिए। ठीक है, जिसे हम फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी सफीना हुसैन द्वारा इन राजस्थान। ठीक है, इसका गोल है 2035 तक इन्हें 10 मिलियन लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, ये इसका एम है। अब बात करें अगर इंडियन रेसिपिएंट की जिनको रमन मगस्य अवार्ड मिला है, तो 2023 में आर रवि खन्ना जी को ये अवार्ड मिला था। देन रवीश कुमार को 2019 में, बेजवाड़ा विल्सन 2016, अंशु गुप्ता 2015, अरविंद केजरीवाल 2006 में, महाश्वेता देवी 1997 में, सत्यजीत रे 1967, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, मदर टेरेसा को मिला था 1962 में एंड विनोबा भावे 1958 में इनको रमन मगस्य अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 67th एडिशन के आपके रेसिपिएंट देख लेते हैं। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, अली सहाइना फ्रॉम मालदीव्स, विलानुएवा फ्लेविनो एंटोनियो एल फ्रॉम फिलीपींस। ठीक है, ये अवार्ड आपका जो है इसकी सेरेमनी जो है मनीला फिलीपींस में आपकी होगी 7 नवंबर 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ अवार्ड मेडलियन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। ठीक है, रमन मगस्य अवार्ड फाउंडेशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है एडगर ओचुआ, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और 1957 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 29th एडिशन ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? चाइना के शी यूकी ने ये टाइटल जीता है। वहीं पे अगर हम विमेंस टाइटल की बात करें तो सिंगल टाइटल एकाने यामागुची ने जीता है फ्रॉम जापान। मेंस डबल में किम वू हू सियू सांगजा फ्रॉम साउथ कोरिया। देन विमेंस डबल में लिू शियांग सू तान त्यांग चाइना से। मिक्स डबल में चैन तांगली एंड टू ई व्यू फ्रॉम मलेशिया, इन्होंने मिक्स डबल जीता है। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया से सात्विक सिराज जो है एंड चिराग शेट्टी जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस डबल टाइटल में। ठीक है, नाउ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, इसके प्रेसिडेंट कौन है? क्यून यांग पतामा लीस वत्रकुल फ्रॉम थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपका है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं जिनको 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो TCA कल्याणी जो है, इनको नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है SS दुबे को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ फोरकास्ट मेंटेन बाय द क्रिसिल फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2026? तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्रिसल्स ने GDP ग्रोथ इंडिया की बताई है 6.5% की। ठीक है, कितना बताई है? 6.5% की। वेयर एज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इट इज योर 7.8%।
Next is which small finance bank has launched two FD backed secure credit cards, namely Rupee Select Credit Card and Rupee Platinum Credit Card. तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने FD backed आपके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं? तो इट इज योर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, कौन सा बैंक है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. और ये दोनों आपके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं. पहला क्रेडिट कार्ड जो है इसके लिए मिनिमम FD में जो अमाउंट आपका है वो कितना होना चाहिए? इट इज 1,11,500 रुपीज. वेयर एज जो प्लैटिनम वाला है इसके लिए आपका मिनिमम जो आपका अमाउंट है वो होना चाहिए 1,000 का इन दी FD. ठीक है, अब जो कार्ड है दे आर फुली UPI इनेबल्ड एंड कस्टमर जो है उनको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा अप टू 8.40% का ऑन देयर FD बैलेंसेस. ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है, next is which fintech company did the Federation of Indian Export Organization sign a MOU with a to enable secure and efficient cross border payment for Indian exporter. तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके बेसिकली जिसके साथ FIEO ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो सिक्योर हो सके, वो एफिशिएंट हो सके. ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रिस्क पे. ओके, दिस इज द फिनटेक कंपनी. अब सिग्नेटरीज की बात करें तो आपका जो FIEO के DG एंड CEO हैं अजय सहाय, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ ब्रिस्क पे जिनका नाम है इंदुनाथ चौधरी. ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आपके अग्रीमेंट साइन हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ $125 million लोन अंडर द असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू एनहांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेसिलेंस इन असम. तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है $125 million का लोन असम के असम अंडर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो इट इज इट इज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, किसने अप्रूव किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे अप्रूव किया है. और इसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कवर होंगे, जैसे बरपेटा, बॉन, गियगांव, दुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, नलबरी एंड गुवाहाटी. तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आपके कवर किए गए हैं. अब बात करें थोड़े और डीप में, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी लगाई जाएगी 6 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे जिसकी कैपेसिटी टोटल 72 MN की है. ठीक है, MN लीटर्स पर डे की है. ठीक है, आपका जो खर्चा है वो किया जाएगा 800 किलोमीटर्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस पे इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा ताकि रिड्यूस किया जा सके नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेस टू बिलो 20%. ठीक है, देन स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा असम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन डेवलपमेंट का इन पार्टनरशिप विद IIT गुवाहाटी. ठीक है, देन यहाँ पे बोला गया है जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको ट्रेन किया जाएगा वाटर ऑपरेशंस के लिए. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के. इसके प्रेसिडेंट है मसातो कांदा फ्रॉम जापान. इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है. मेंबर नेशन 69 है और इसे 1966 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था. Now next question is what is the name of the 21st edition of India's USA joint military exercise that commenced at the Fort Wayne, Alaska? तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी स्टार्ट हुई है, जिसका 21st एडिशन आपका स्टार्ट हुआ है इंडिया USA जॉइंट मिलिट्री का? ठीक है, तो इट इज योर युद्ध अभ्यास. इंडिया और USA के बीच में अभी चल रही है युद्ध अभ्यास जो 1 से 14 सितंबर तक आपकी चलेगी और इसमें पार्टिसिपेंट्स आपके हैं मद्रास रेजिमेंट. इंडिया से मद्रास रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है जो USA की आर्मी को ट्रेन कर रही है बेसिकली. ठीक है, अब जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में ये हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी इन इंडिया टू रिसीव सेफ्टी क्लियरेंस फ्रॉम DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. तो रिसेंटली एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है इनको जो है आपका सर्टिफिकेशन या सेफ्टी क्लियरेंस जो है वो मिला है DGCA से. ठीक है,
अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंट वेंचर है एयर इंडिया लिमिटेड एंड सेट्स लिमिटेड का, ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ इंडिया सेकंड कंट्री बन जाता है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसे इस टाइप का क्लियरेंस मिला है। ठीक है, मलेशिया पहली कंट्री थी जिसे मिला था और इंडिया सेकंड कंट्री है जिसको इस टाइप का क्लियरेंस मिला है इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड एक्सटेंसिव सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड हैंडलिंग एंड इट इज अलाइंड विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया दैट इज SIA इंडिया साइन अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस कॉपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली SIA इंडिया जो है इन्होंने MOU साइन किया है फिलीपींस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ विच इज योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ फिलीपींस। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये दोनों मतलब इंडिया की और फिलीपीन की जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों मिलकर रिसर्च इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर सकें। ठीक है, now next is recently in August the Reserve Bank of India granted in principle authorization to Aditya Birla Capital Digital Limited to operate as a online payment aggregator under which act was this authorization granted। तो RBI ने अभी जो है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया है, ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को, डिजिटल लिमिटेड को, कि वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है। और ये ऑथराइजेशन, ये ग्रांट दिया गया है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू फुली इंप्लीमेंट द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो 3 क्रिमिनल लॉ आपके लाए गए थे उनको फुली इंप्लीमेंट किया गया है कौन सी यूनियन टेरिटरी में? इट इज योर चंडीगढ़। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज चंडीगढ़ में इन तीनों क्रिमिनल लॉ को फुली इंप्लीमेंट किया था। और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है इन्होंने अनाउंस किया था इन मंथ ऑफ जून कि 1 जुलाई 2024 से ये तीनों क्रिमिनल लॉ जो है आपके इफेक्ट में आएंगे, ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी। और चंडीगढ़ अभी जो है पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने फुली इंप्लीमेंट किया है इन तीनों क्रिमिनल लॉज को। ठीक है, कौन कौन से क्रिमिनल लॉज हैं आपके? भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आ जाता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला आपका है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। ठीक है, इसके तहत द एक्ट रिटेन्स द प्रोविजन ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड जो क्रिमिनलाइज करता है एक्ट जैसे रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे अब इंक्रीज कर दी गई है मैक्सिमम एज विक्टिम की, 16 से इसे 18 साल कर दिया गया है इन केस ऑफ अ गैंग रेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे नए एक्ट जो हैं वो लाए गए हैं, 358 सेक्शंस यहाँ पे लाए गए हैं जो रिप्लेस करेंगे 511 सेक्शंस को ऑफ अ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसी के साथ नए कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे 20 न्यू क्राइम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड जो इनप्रिजनमेंट सेंटेंसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं 33 क्राइम्स के, साथ में ही 83 क्राइम्स के यहाँ पे फाइन बढ़ा दिए गए हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है? इट मैंडेट्स मिनिमम पनिशमेंट फॉर 23 क्राइम्स। ओके, इसके अलावा जो एक्ट है इट कंसिडर्ड मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, इसको अब ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोविजन लाया गया है पेनल्टी का भी, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला गया है? द एक्ट एलिमिनेट्स द सेडिशन एज एन ऑफेंस। तो सेडिशन को एलिमिनेट किया गया है एज एन ऑफेंस। ठीक है, बट इट रिटेन्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेडिशन सच एज टू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेबेल्शन or encourage the feeling of a separatist activities or endanger to the sovereignty or unity of and integrity of India. Okay, now इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं ऑफेंसेस जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इसी टाइप के जो अदर आपके केसेस होते हैं या यहाँ पे जो है ऑफेंसेस होते हैं, उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम इन्होंने जो है माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम बताए गए हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस और यहाँ पे पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी जैसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है 10 लाख का। ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ एंड मिनिमम फाइन ऑफ अप टू 5 लाख। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे बोला है द एक्ट रिटेन्स द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ 7 ईयर बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ 12 ईयर्स बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द एक्यूज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता, जो आपका रिपील कर रहा है CRPC 1973 को, ठीक है, विच गवर्न्स प्रोसीजर ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल फॉर ऑफेंस। तो ये बेसिकली बताता है प्रोसीजर, ठीक है, इन सब चीज़ों का ये प्रोसीजर बताता है। नाउ इस एक्ट में 531 सेक्शंस आपके हैं और यहाँ पे जो है इंक्रीज किए गए हैं। इन्होंने क्या बोला है, एन इंक्रीज फ्रॉम अ 484। तो पहले यहाँ पे 484 सेक्शंस थे, अभी 531 सेक्शंस कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 177 प्रोविजन जो हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं, 9 यहाँ पे न्यू सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं, 39 न्यू सबसेक्शंस लाए गए हैं एंड इट इनकॉर्पोरेट्स 44 न्यू प्रोविजन एंड क्लैरिफिकेशन, ठीक है। साथ में इट इंक्लूड्स टाइमलाइन इन अ 35 सेक्शन अलॉन्ग विद ऑडियो वीडियो प्रोविजन और 14 सेक्शंस जो हैं वो रिपील किए गए हैं। फाइन, नाउ ये मैंडेटरी कर दिया गया है टू कंडक्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद अ 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर, ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा का। ओके, नाउ जो ये एक्ट है आपका, इट अलाउज अप टू 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी, जो आपकी विच कैन बी ऑथराइज्ड इन अ पार्ट ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 डेज या फिर आपका 60 और 90 डेज पीरियड ऑफ अ जुडिशियल कस्टडी। This may lead to a denial of a bail for an entire period if the police has not exhausted the 15 days custody। ये सब मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि जो एक्ट है ये रिटेन करता है CRPC का 1973 का एक्ट, ठीक है, प्रोविजन, जिसमें कहा गया है इफ एन एक्यूज हैज स्पेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन अ डिटेंशन हैज अ राइट टू गेट अ बेल, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका एक्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो प्रोविजन है, ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो यहाँ पे हमने बात की उसकी बात हो रही है, एंड पर्सन्स अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इन अ मल्टीपल ऑफेंसेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोविजन दैट इफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ अ मैक्सिमम सेंटेंसेस, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है इसने 1/3 जो है सजा पूरी कर ली है मैक्सिमम सेंटेंस, देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल, तो उसे बेल मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जो एक्ट है, इट रिटेन अ प्रोविजन ऑफ अ CRPC 1973, जहां पे कहा गया है जो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग बट हैज ऑल्सो एक्सपैंड इट टू फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल, ठीक है। जो ये प्रोविजन है ऑफ दिस एक्ट ये एप्लीकेबल है आपका टू पर्सन who has not been arrested। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द एक्ट परमिट्स द यूज ऑफ हैंडकफ्स इन वेरियस टाइप ऑफ केसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह होता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, ये रिवील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 को, ठीक है। इट रिटेन्स मोस्ट प्रोविजन ऑफ IEA 1872, जैसे कन्फेशन, रेलिवेंस ऑफ फैक्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। दिस एक्ट विल एनकम्पसेस 170 प्रोविजन, जो रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल 167, ठीक है, पहले 167 थे, अभी ये 170 प्रोविजन हो गए हैं, ठीक है। इट मॉडिफाइड 24 प्रोविजंस, जो ऐड करते हैं न्यू, यहाँ पे 2 नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं एंड 6 सब प्रोविजंस एंड रिपील 6 प्रोविजंस, ठीक है। दिस एक्ट रिटेन्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस, जैसे डॉक्यूमेंट्री और ओरल, ठीक है, ये क्लासीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ डॉक्यूमेंट। देन एक्ट एक्सटेंडेड द definition of a joint trial in a which trial of a multiple person where accused has conduct or has not responded to an arrest warrant, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू कैटेगरीज, जैसे सेकेंडरी एविडेंस आर ओरल एंड रिटन एडमिशंस एंड टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन who has examined the document and is skilled to examine the document। okay, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो रिसेंटली जो आपका गोल्डमैन सैच है इसको अपॉइंट किया गया है एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो स्टेक्स हैं वो डाइवर्स्ट कर पाए आपके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। कौन कौन से बैंक हैं? जैसे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक एंड आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, इन 4 बैंकों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको डाइवर्स्ट करने हैं अपने 5% स्टेक। ठीक है, 5% स्टेक ईच इन ईच बैंक इन अ 2 ट्रांचे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस काम में गोल्डमैन सैक्स जो है वो मदद करेगा किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा? ये स्ट्रक्चर करेगा डील को, आइडेंटिफाई करेगा इन्वेस्टर को और इंश्योर करेगा कि जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी साइन अ framework agreement for a joint venture with the government of Zambia to set up pharmaceutical manufacturing facility in Zambia। तो recently अभी जो एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ताकि जाम्बिया में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी सेटअप की जा सके। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया एंड इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का, इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो जाम्बिया के गवर्नमेंट का 49% का शेयर होल्डिंग रहेगा और इस इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का 51% का रहेगा। एंड ये जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करेगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय दिसंबर 2025। ठीक है, और इसका कॉस्ट आपका रहेगा $50 मिलियन का आने वाले 2 सालों के लिए। ठीक है, 2026 और 27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक विच इज लॉन्च इन मलेशिया। तो मलेशिया में आपका पहला एआई पावर्ड बैंक लॉन्च किया गया है जिसका नाम राइट बैंक रखा गया है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट बैंक को लॉन्च किया गया है विच इज अ एआई पावर्ड बैंक एंड इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद मलेशियाज YTL एंड सिंगापुर सी लिमिटेड। इन दोनों के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये अवेलेबल है बहासा मलेशिया एंड इंग्लिश में। बहासा मलेशिया आपकी लैंग्वेज है जो मलेशिया में बोली जाती है। ठीक है, और ये भी बोला गया है सितंबर 2025 तक मैंड्रेन लैंग्वेज में भी ये आपका अवेलेबल होगा। बेसिकली जो इसकी ऐप है, ठीक है, राइट एआई एप्लीकेशन अवेलेबल होगी आपकी मैंड्रेन में। ठीक है, नाउ जो ये राइट बैंक है, इट इज लाइसेंस्ड बाय द बैंक Nigara, Malaysia. Okay. Next up question है, in August 2025, the group of minister on goods and service tax, that is GST rate rationalization, headed by Samrat Chaudhary, proposed changes to the current GST rate structure. Which of the following statement is not a part of the proposed GST rate rationalization? तो recently जो group of minister हैं जिसकी आपके head हैं सम्राट चौधरी, ठीक है, और इस ग्रुप में बाकी 6 मेंबर और हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने प्रपोज किए हैं चेंजेस टू द करंट GST रेट स्ट्रक्चर। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो स्टेटमेंट के द्वारा हम पढ़ते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग 4 रेट GST स्ट्रक्चर है जिसमें 5%, 12%, 18% एंड 28% है, ये रिप्लेस किया जाएगा सिर्फ 2 रेट सिस्टम से जिसमें 5% और 18% की बात की गई है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आइटम आपके रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 99% आइटम्स हैं जो करंटली जिनमें 12% का टैक्स रहता है वो शिफ्ट किया जाएगा आपका 5% रेट में। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 50% ऑफ द आइटम्स जो करंटली जिनमें 28% का टैक्स लग रहा है उसे शिफ्ट किया जाएगा आपका 12% GST रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 40% GST स्लैब जो है वो आपका इनमार्क किया जाएगा फॉर द सिन एंड लग्जरी गुड्स under the new GST framework, and last says the proposal includes exempting GST on a health and life insurance for individuals which could impact revenue by approximately 9,700 crore annually। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द प्रपोजल, और इसमें से इनकरेक्ट आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यहाँ पे आपका क्या आंसर है कि जो 90% ऑफ आइटम्स हैं जो करेंटली 28% के स्लैब में आपके आ रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा 18% में। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ एक और चीज़, अब ये जो फ्रेमवर्क है इससे बेनिफिट किसको होगा? जो हमारे मतलब डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनमें जो है हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा है जो हमारे फार्मर्स हैं और जो MSMEs हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है
आपके जीएसटी की बात की गई है, तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 1 जुलाई को ही हम जो है जीएसटी डे मनाते हैं। तो जीएसटी डे पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसके हेड हैं सम्राट चौधरी, ठीक है। इसमें अदर कौन से मेंबर्स हैं? सुरेश कुमार, गजेंद्र सिंह, चंद्रिमा भट्टाचार्य, कृष्णा बायर एंड KN बालागोपाल, ये इसमें टोटल आपके मेंबर्स हैं। फाइन। Now next is, which country was elected as a chairman of Executive Board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development during the 23rd AIBD General Conference? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया को एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट आपका सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। ओके, साथ में ही नोट करना है, इंडिया ने इससे पहले 2016 में भी एज अ चेयरमैन यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे सर्व किया है, ठीक है। इसके अलावा जो 23rd कॉन्फ्रेंस आपकी थी, इसका थीम क्या था? मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, एंड फ्रॉम इंडिया इट इज चेयर्ड बाय दी गौरव द्विवेदी, जो CEO है आपके प्रसार भारती के। फाइन। Now next question is, which player was named the Professional Footballer Association Player of the Year for 2024-2025? तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिनको PFA Player of the Year आपका दिया गया है? तो इट इज योर मोहम्मद सलाह, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं PFA की। इसके CEO हैं आपके मेहता मोलांगो, हेडक्वार्टर इसका मैनचेस्टर UK में है और इसे 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ बाकी डिटेल इसकी देखते हैं। जैसे विमेंस की कैटेगरी में ये दिया गया है मैरियोना क्लैडेंटे फ्रॉम स्पेन। देन मेंस यंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है मॉर्गन रॉजर्स को। देन विमेंस की कैटेगरी में ओलिविया स्मिथ एंड चैंपियन प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है जेम्स ट्रैफोर्ड को। लीग 1 प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है रिचार्ड कोन को एंड 1 प्लेयर ऑफ द ईयर ये दिया गया है आपका मिशेल चीक को फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, यहाँ पे गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड्स, इनकी कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन साइन अ MOU विद सशस्त्र सीमा बल टू फॉस्टर कॉपरेशन इन अ नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट? तो रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा ये MOU साइन किया गया है आपका सशस्त्र सीमा बल के साथ, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी साइन अ 5-year B2B अग्रीमेंट, बिजनेस टू बिजनेस अग्रीमेंट विद भूटान्स नेशनल सीड सेंटर फॉर सप्लाइंग एसेंशियल फर्टिलाइजर? तो रिसेंटली इंडिया की जो फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अग्रीमेंट साइन किया है 5 साल का, ठीक है। किस चीज के लिए? कि एसेंशियल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे भूटान के नेशनल सीड सेंटर को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने ये अग्रीमेंट, ये आपका जो अग्रीमेंट है B2B अग्रीमेंट, वो साइन किया है 5 साल के लिए। और इस अग्रीमेंट के तहत यूरिया, सफाला, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सब जो फर्टिलाइजर हैं, बोरॉक्स, ये सब आपका जो है सप्लाई किया जाएगा भूटान के नेशनल सीड सेंटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स, द कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसेंटली साइन अ MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? कि वो रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, ठीक है। अब ये भी आपके 2 फेजेस में होगा। फेज 1 पायलट फेज होगा जो 1 साल तक रहेगा। उसके बाद आपका फुल स्केल जो है फुल स्केल प्रोजेक्ट जो है वो आपका लाया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त साउथ इंडियन बैंक लॉन्च द गोल्ड लोन प्रोडक्ट जिसका नाम है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। ये इन्होंने लॉन्च किया है, जो ऑफर कर रहा है लोन टू वैल्यू ऑफ अप टू -%
of a gold assessed value and the repayment period of up to 3 year। तो रिसेंटली SIB ने, साउथ इंडियन बैंक ने SIB नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, SIB गोल्ड एक्सप्रेस नाम का, जिसमें 90% तक का यहाँ पे जो आपकी गोल्ड असेस्ड वैल्यू है उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा अप टू 3 इयर्स का। और लोन की अगर हम बात करें लोन रेंज की, तो ये 25,000 से 25 लाख तक आपकी रहेगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA जो है, इन्होंने लॉन्च किया है 100-day नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड सक्षम निवेशक इन जुलाई 2025। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन? तो अभी यहाँ पे IEPFA द्वारा 100-day कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का नाम आपका पूछा जा सकता है, सक्षम निवेशक इसका नाम है, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके या हेल्प किया जा सके जो शेयर होल्डर हैं उनको टू क्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, ठीक है। जो शेयर होल्डर है उनको हेल्प किया जा सके क्लेम करने में उनके अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को, ठीक है। साथ में ही उनके मतलब हेल्प करना आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने KYC अपडेट करने के लिए एंड नॉमिनेशन डिटेल्स के लिए, ठीक है। जो कैंपेन है इसे 28 जुलाई को स्टार्ट किया गया था, 6 नवंबर तक ये आपका चलेगा, ठीक है। IEPFA की बात करें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था आपका 2016 में। फाइन। Now next question is the 15th Hockey India Congress commemorating 100 years of Indian hockey was held in dash। तो ये आपका इवेंट कहाँ पे हुआ था? 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस, जब हमने मतलब इस साल हमने 100 ईयर ऑफ इंडियन हॉकी जो है वो कंप्लीट किए हैं, और ये इवेंट आपका हुआ था तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो 100th ईयर जो हमारा है, ठीक है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या बोला गया है, अनाउंस किया गया है नेशन वाइड सेलिब्रेशन आपका किया जाएगा 7 नवंबर 2025 को, ठीक है। जहाँ पे 1000 साइमल्टेनियस मैचेस जो हैं इंडिया में अलग अलग जगहों पे कराए जाएंगे, जिसमें से एक मैच आपका मेंस का होगा, एक विमेन मैच होगा, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। टोटल प्लेयर्स जो इन्वॉल्व होंगे ये आपके 36,000 से ज्यादा इसमें रहेंगे, ऐसा बोला गया है, ठीक है। नाउ हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप टिर्की। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 2009 में यहाँ पे की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट किया गया था कि जो फाइनेंशियल ग्रांट है वो इंक्रीज किया गया है, ठीक है, हॉकी इंडिया द्वारा फॉर द चैंपियनशिप। इसका मेन एम क्या है कि स्ट्रेंथन किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑन ऑर्गेनाइजर एंड इम्प्रूव फैसिलिटी फॉर यंग टैलेंट, ठीक है। ये इसका मेन एम है। और यहाँ पे सीनियर मेंस एंड सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप के लिए आपका जो फाइनेंशियल ग्रांट है वो 70 लाख ईच कर दिया गया है। 30 लाख ईच किया गया है जूनियर एंड सब जूनियर कैटेगरीज के लिए, मेन एंड विमेन कैटेगरी। 25 लाख पर स्टेट एसोसिएशन एनुअली यहाँ पे जो है ग्रांट दिया जाएगा फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वीर परिवार सहायता 2025 स्कीम इन कोलैबोरेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड द जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू एड डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, वीर परिवार सहायता स्कीम, in collaboration with High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh and J&K Legal Services Authority द्वारा? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा इस स्कीम को लाया गया है ताकि जो है सहायता प्रोवाइड की जाए सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। अब जो स्कीम है इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया था जस्टिस सूर्यकांत जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है NALSA के, उनके द्वारा इसको आपका जो है लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के बारे में देखते हैं। तो जो स्कीम है ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है सोल्जर्स को एंड देयर फैमिलीज को फॉर इश्यूज लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड डोमेस्टिक केसेस, ठीक है, जो अनरिजॉल्व रहते हैं क्योंकि सोल्जर बार बार जो है छुट्टी लेके नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है या नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे पोस्टेड है, तो वहां से बार बार छुट्टी लेके सोल्जर नहीं आ सकता, जवान नहीं आ सकता। इस वजह से ये स्कीम आपकी लाई गई है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है लीगल एड या लीगल सपोर्ट जो है वो किन किन को प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे BSF के जो जवान होंगे, CRPF के ITBP पर्सनल्स के होंगे, उनको यहाँ पे ये लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पिलर्स रखे गए हैं स्कीम के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोल्जर है, ठीक है, उसके घर में लैंड डिस्प्यूट कुछ चल रहा है,
ठीक है, और वो जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो NALSA है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपका जो क्लिनिक्स हैं, लीगल क्लिनिक्स, उनको सेटअप करेगा आपके जिला, राज्य, केंद्रीय सैनिक बोर्ड्स, ठीक है, इन सबको यहाँ पे डेडिकेटेड लीगल सर्विस क्लिनिक जो है वो यहाँ पे सेटअप करेगा, ठीक है। साथ में ही स्पेशली ट्रेन्ड नोडल ऑफिसर्स, लीगल एड काउंसल्स एंड पैरा लीगल वॉलंटरीज जो हैं वो डिप्लॉय करेगा आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है, जवान के सपोर्ट के लिए। साथ में ही यहाँ पे डिजिटल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन मीडिएशन, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे जो है आपका केस जो है रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बार बार आना जाना नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड ई लोक अदालत फॉर इजी एंड टाइमली लीगल असिस्टेंट। Now, next up question है, according to the United Nations State of Food Security and Nutrition in World, that is SOFI 2025 report, released during the second United Nations Food System Summit Stockable, which of the following statement is correct? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है, जो ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी, इसकी थीम थी एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इन 2024 8.2% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड बाय हंगर, डाउन फ्रॉम 8.5% इन 2023। तो आपका हंगर से बहुत लोग इफेक्ट हुए थे, आपकी लगभग 8.2% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इफेक्ट हुई थी आपकी हंगर से, ठीक है, भूख से। नेक्स्ट है, इंडिया हैड हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड वास्टिंग इन 2024 with a 18.7% children under the age 5 are affected, ठीक है। नेक्स्ट है, over 172 million people in India were undernourished in 2024, a drop from 243 million in 2006। तो 2026 के कंपैरिजन में यहाँ पे 2006 की कंपैरिजन में यहाँ पे बात की जा रही है, 2006 में कितने लोग यहाँ पे अंडर नरिश थे, 243 मिलियन, और अब ये घट के 172 मिलियन से ज्यादा हो गया है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ और आपके पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे जो ये एनुअल रिपोर्ट है इसे प्रिपेयर किया गया था आपका FAO द्वारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO, इन सब ने मिलकर इसे बनाया है, प्रिपेयर किया है। अब बात करें अगर इंडिया की, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे रिलेटेड टू इंडिया, जैसे बात की जा रही है विमेंस के एनीमिया की, मतलब विमेंस में ज़्यादातर एनीमिया की शिकायत रहती है, तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है आपका, ओवर 50% ऑफ इंडियन विमेन एज 15 to 49 suffer from anemia, rising from 50.1% in 2012 to 53.7% in 2023। तो 2023 में ये परसेंटेज आपका बढ़ा है, मतलब ज़्यादातर मतलब विमेंस को जो एनीमिया की प्रॉब्लम है ये बढ़ी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2012। नेक्स्ट बोल रहा है, अगर हम बात करें ग्लोबल रैंकिंग की, इंडिया जो है एनीमिया के टर्म में इंडिया रैंक करता है 4th नंबर पे, ठीक है, 4th हाईएस्ट कंट्री है जहाँ पे एनीमिया का जो रेट है वो हाई है, ठीक है, आफ्टर गैबॉन, माली एंड मॉरिटियाना। नेक्स्ट है अंडर नरिश पीपल, तो अभी हमने बात की अंडर नरिश पीपल इंडिया में 172 से ज़्यादा है, 172 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है 48th नंबर पे लाई करता है इन टर्म्स ऑफ अंडर नरिश पीपल, ठीक है, एंड 7th इन एशिया। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो 42.9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है इट कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। और जो कॉस्ट है आपकी हेल्दी डाइट की ये बढ़ गई है, ठीक है, $2.77 से ये आपका पर पर्सन पर डे 2017 की यहाँ पे बात बताई जा रही है कॉस्ट, अभी ये 2024 में कितना हो गया है, $4.07 ये आपका हो गया पर डे का, पर पर्सन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स बाय होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, what rank did India hold globally for the number of unicorns and how many unicorns did it have? तो 7वां एडिशन आपका रिलीज किया गया था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का, ठीक है। इस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको रिलीज किया गया है, और इंडिया ने, ठीक है, इंडिया इस इंडेक्स में पहुंचा है 3rd नंबर पे, ठीक है, इंडिया रैंक 3rd इन दी थर्ड ग्लोबली विद 64 यूनिकॉर्न्स।
इंडिया के कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 64 यूनिकॉर्न्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न्स आपके हैं, या आप कह सकते हो जो ये इंडेक्स है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें टॉप किसने किया है, कौन सी कंट्री ने किया है? तो इट इज़ योर यूएसए विद 758 यूनिकॉर्न्स, फॉलोड बाय चाइना 343 यूनिकॉर्न्स, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे इंडिया है विद 64, यूके विद 61 एंड जर्मनी विद 36। क्लियर है? अब जो ये डेटा है ये कवर किया गया है आपका जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक का डेटा लिया गया है, ठीक है। उसके बाद के जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इसमें ऐड नहीं हुए हैं। ओके, नाउ दिस इंडेक्स लिस्टेड अ टोटल ऑफ 1523 यूनिकॉर्न्स, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से आपका 5% ज़्यादा है। एंड ये डेटा आपका बेस्ड है 52 कंट्रीज का। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं टॉप 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका यूएसए का स्पेस एक्स, जिसकी वैल्यूएशन आपकी है 350 बिलियन यूएस डॉलर की। नेक्स्ट पे आपका अगेन यूएसए का ओपन एआई 30 बिलियन यूएस डॉलर। देन बाइट डांस आपका है चाइना का विद 300 बिलियन यूएस डॉलर। एक्स एआई 115 बिलियन यूएस डॉलर। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है एंड ग्रुप आपका 87 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये आपका 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स थे जो आपके टॉप में चल रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करें अगर साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ से आपके 37 यूनिकॉर्न्स थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा सिंगापुर के थे, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मलेशिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल कौन सी है? तो प्रीवियस ईयर भी आपके सैन फ्रांसिस्को थी और इस बार भी सैन फ्रांसिस्को जो है वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल अब की रही है विद 199 यूनिकॉर्न्स। देन न्यूयॉर्क से आपके जो है 142 यूनिकॉर्न्स थे एंड बीजिंग से आपके 75 यूनिकॉर्न्स थे, ठीक है, बीजिंग चाइना से। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया से बेंगलुरु से सबसे ज़्यादा आपके जो हैं यूनिकॉर्न्स होते हैं, फॉलोड बाय मुंबई एंड गुरुग्राम। गुरुग्राम पहली बार यहाँ पे आपका जो है आया है इस लिस्ट में। Now next is, which company recently became the world's first publicly traded company to reach a market capitalization of $4 trillion, marking the major milestone in a artificial intelligence hardware revolution। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका $4 ट्रिलियन का हो गया है एंड इसने पीछे छोड़ दिया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को? तो आंसर हियर इज NVIDIA कॉर्पोरेशन, राइट। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, थर्ड पे आपका है एप्पल, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 3.17 ट्रिलियन और माइक्रोसॉफ्ट का आपका है 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर बाय सिक्योरिंग हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट द एल्मेटी मास्टर्स क्वानेव कप, जो आपका कजाकिस्तान में हुआ था इन मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा एस, ठीक है। इनका क्या नाम है? रोहित कृष्ण एस। और ये आपके बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से मैक्सिमम हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अराउंड 30+ ग्रैंड मास्टर हमारे तमिलनाडु से आते हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें इनसे पहले कौन कौन से आपके ग्रैंड मास्टर बने हैं, जैसे 86 ग्रैंड मास्टर थे श्री हरि LR, ही बिलोंग्स फ्रॉम दी तमिलनाडु। देन हरे कृष्णा ARA, ये 87th ग्रैंड मास्टर बने थे एंड 88th बनी थी दिव्या देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। Now next up question है, which sports academy located in Bihar received affiliation from the Asian Hockey Federation in September 2025 with the support from International Hockey Federation। तो recently एशियन हॉकी फेडरेशन ने एफिलिएशन दिया है राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को। किस चीज का एफिलिएशन है कि राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करती है फॉर हॉकी ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट किसने किया था? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब इकरम, ठीक है। क्या नाम है इनका? तैयब इकरम, इनके द्वारा ये प्रेसिडेंट है आपके, ठीक है, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? जो आपके राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी के एथलीट्स हैं, कोचेस हैं, ठीक है, ये अब पार्ट बन पाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के, जो ऑर्गेनाइज करेगा एशियन हॉकी फेडरेशन। साथ में ही ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करेगी यहाँ पे,
ठीक है, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को। फाइन, जैसे आपके स्किल डेवलपमेंट मॉड्यूल्स हो गए, एडवांस कोचिंग टेक्निक्स होगी, तो ये सब फायदा अब राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को होगा। ओके, नेक्स्ट है ओब्यूचरी। रिसेंटली आपके मेघनद जगदीश चंद्र देसाई जो है, इनका डेथ हुआ है। ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्हें जो है 2008 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट आपका है IDBI चेयरमैन जो है TN मनोहरन, इनका भी डेथ हुआ है। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। ठीक है, ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैनरा बैंक, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक बिफोर मर्जर, and he also served as a board member at the National Bank for Financing Infrastructure and Development। ठीक है, अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2010 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 2005 में मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2022, NDTV प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2009 में, और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2009 में इनको दिया गया था। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।